गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी पाइथन की लाइव सेशन की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप में से जिन बच्चों ने हमारा कोर्स इनरोल किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेटर तैयारी होगी, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कराया जाएगा ताकि आप एक बार में अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। यही हमारा टारगेट है और उम्मीद है आप सब हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में डेली जरूर जुड़ेंगे। टाइम शेड्यूल आपके बैच में शेयर किया जा चुका है, तो आप उसको फॉलो करते हुए कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस अटेंड करिए ताकि जो आपकी क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो आप लाइव क्लास के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोर्स में पहले भी हमने कंप्लीट सिलेबस का डिटेल वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया है, तो आप वहां से भी सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लास में भी पूरा कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। इस बार हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से रीडिजाइन किया है, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है ताकि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि पहले डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होता था और अभी ऑनलाइन एग्जाम हो गया एमसीक्यू बेस में, तो एमसीक्यू बेस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बार का हमारा लाइव सेशन होगा और उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और इवन बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे जो पाइथन के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे। इससे आपका प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होगा और थियरी भी कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके दो एग्जाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेट एग्जाम होता है और थियरी एग्जाम एक अलग से सेपरेट एग्जाम होता है। दोनों में पास होना मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, थियरी में 33 से कम नंबर आते हैं, तो आपको पेपर दोबारा से देना पड़ेगा, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, आपको दोनों में ही पास करना, दोनों में ही अच्छा स्कोर लेके आना ताकि आपका एक अच्छा ग्रेड आए। दूसरा देखिए, अगर आप थियरी पढ़ेंगे, थियरी सेशन की जो क्लासेस हैं, इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है। इसमें जो थियरी सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक हैं, इनको हम बेसिक लेवल से बताएंगे और यही कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एज अ प्रोग्राम पूछे जाते हैं, तो उसको भी कवर करेंगे। हालांकि आपकी प्रैक्टिकल की सेपरेट लाइव क्लासेस भी होंगी। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। आप में से जिन बच्चों की रिक्वेस्ट है बाद में लेंगे, और अभी हम थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, इसका सब्जेक्ट कोड होता है M3R5.1। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, कुछ टाइम पहले इसका सब्जेक्ट कोड था M3R5, और इसके बाद जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम कर दिया गया तो नाइलेट ने यहाँ पे 0.1 एक्स्ट्रा लगा दिया। तो जो रिवीजन 5 था वही सेम सिलेबस आपके रिवीजन 5.1 में है। सिलेबस में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। उससे पहले जो नए बच्चे हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आप हमारे बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप लगातार लाइव क्लासेस जुड़े देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए। माई सेल्फ बालमुकुंद मौर्य, आप में से सभी लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और प्रेजेंटली पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। लगभग 15 साल से मैं अलग अलग इंजीनियरिंग के कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ। मींस बीटेक और एमटेक के कोर्सेस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स में पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और यानेक्स पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत हमने की थी। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते थे, खासतौर पे उनके लिए है। अब हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो पाइथन का सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो ये है सिलेबस, आप इसे नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिवीजन 5.1 का सिलेबस है और नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप इसको वहां से डाउनलोड करके भी चाहें तो देख सकते हैं। प्लस इसमें पेज नंबर आप 24 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाइथन का सिलेबस मिल जाएगा। पेज नंबर 24 में जाइए और यहाँ पे देखिए M3R5, ये दिख रहा होगा, ये पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया गया है और इसमें एक छोटी सी टेबल भी बनाई गई। उस टेबल में बेसिकली ये बताया गया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस का पेपर आएगा। हालांकि ऑनलाइन मोड में जब से एग्जाम हुआ है ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, और ऑनलाइन का जब आपका एग्जाम होगा इसमें सभी के क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे। अब आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो डर रहे होंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग है बहुत टफ होगा।
बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप पाइथन समझ नहीं पाएंगे तो कोई भी अवेलेबल दूसरी लैंग्वेज को आप बिल्कुल सीख नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये पूरा सिलेबस दिया गया, एक बार हम सिलेबस देखते हैं फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि सिलेबस का पूरा कंटेंट हमने अपनी ई बुक में दिया हुआ है। अब ये टेबल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए टेबल दी हुई है। इस टेबल में देखिए हर एक चैप्टर का वेटेज दिया गया है। जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वेटेज कितना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इनको मिक्स कर दिया गया है, इनका वेटेज 30 मार्क्स का है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल्स, ये जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है, 40 मार्क्स का है। नीचे आप देखिए नमपाई बेसिक्स जो दिया गया, एक चैप्टर है हमारा पूरा नमपाई पे, जो कि बेसिकली हम एरे के लिए यूज करते हैं, तो इसका वेटेज है 10। तो मींस ये वेटेज है, इन सभी वेटेज को काउंट करेंगे तो टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का आता है, जिनमें से पासिंग के लिए कम से कम आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। ये वेटेज है। अब चलिए डायरेक्ट हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आप में से जिनकी भी क्वेरीज आ रही हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमने पूरी ई बुक डिजाइन की है, उसको हम रीडिजाइन कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी ऐड कर रहे हैं। इसमें पूरा आपका डिटेल थियरी कंटेंट मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों हम इस बुक से पढ़ाएंगे, और फिर इसके बाद हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट डिजाइन किया जिससे आप चैप्टर नंबर 3 से आप देखेंगे, जहां से आपकी प्रोग्रामिंग बेसिकली स्टार्ट होती है। तो जो थियरी कॉन्सेप्ट है उसको हम इसी ई बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे। आपके टॉपिक्स जो भी हैं वो कवर करेंगे पूरे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में पूरा सिलेबस का कंटेंट दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो आपका यहाँ पे कंटेंट दिया गया है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप में से कई बच्चे, यस बिल्कुल आपके कोर्स में हम इसको ऐड कर देंगे। ये सिलेबस जो दिया गया है नाइलेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको हर एक कोर्स में आज हम अपनी टीम को बोलते हैं कि इसको हर एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, चैट सेक्शन अभी तक नहीं दिख रहा था मुझे, अभी फाइनली बाकी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, इस पे 1 बाय 1 जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सिलेबस सेम है और पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। आज हमारी जो पहली क्लास है इसमें हम बेसिक वो चीजें बता देंगे जो कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमेशा आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जब से पेपर का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम का सिलेबस नहीं चेंज हुआ। याद रखिएगा सिलेबस 2020 में आपका चेंज हुआ था और अब आपका एग्जाम मोड चेंज हो गया है, पेपर का पैटर्न चेंज कर दिए गए, एमसीक्यू बेस्ड हो गया और ऑनलाइन हो गया है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो थियरी बेस्ड हैं, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको इनको पढ़ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे तो यहाँ से इसको पढ़ना नहीं है, बट हाँ इसको थियरी बेस में पढ़ना है। यहाँ से कोई भी प्रैक्टिकल सेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 नीचे देखिएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब यहाँ से आपका पाइथन का प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, यहीं से हम पाइथन की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो अगली 3 से 4 क्लासेस में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, एक एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 में ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स है। अभी इसको देखने के बाद डरना नहीं है, सबसे पहली बात डर नहीं होना चाहिए मन में कि इसमें क्या होगा कैसे पढ़ेंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए। जस्ट आपको क्लास ज्वाइन करनी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ये गारंटी है। सीक्वेंस, डेटा टाइप्स क्या है ये हम पढ़ेंगे, पाइथन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शंस, पाइथन लैंग्वेज में फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, कितने इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 देखिए फाइल प्रोसेसिंग दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, फाइल प्रोसेसिंग है। ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले 2-3 जो एग्जाम्स हुए हैं उसको हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हर बार एग्जाम होते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं और अपने कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग अपग्रेड भी कर देते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग से पिछले कई एग्जाम से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 देखिए यहाँ पे स्कोप एंड मॉड्यूल्स,
ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 9 हो गया आपका नमपाई बेसिक्स। ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो कि आपके पाइथन के पूरे सिलेबस में है, जिसको हम इस लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये हो गया हमारा यूनिट 1 या फिर आप इसको चैप्टर 1 कह सकते हैं। चैप्टर 1 का टाइटल क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब इसको थोड़ा सा पहले टाइटल के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके टॉपिक्स पे जाएंगे। देखिए जब भी हमें कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम मिलती है, उसको हम अगर कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो एक लैपटॉप ले लेंगे और कोई भी ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे और आपने कोड करना स्टार्ट कर दिया, आपने उसका प्रोग्राम बना दिया। जी नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करते हैं। फिर जाके कहीं लास्ट स्टेप ऐसा होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके उस सिस्टम को डेवलप करते हैं। मीन्स अगर हमें कहीं भी कुछ भी डेवलप करना है जो रियल लाइफ में है, मैनुअल वर्क है, उसको ऑटोमेट करना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक की या फिर उस एरिया का रिसर्च करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, उसका यूजर बेस समझते हैं, यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ में, कैसे काम करते हैं, उस सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम कलेक्ट करने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, उसके ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। फिर 1 बाय 1 कई सारे स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद हम स्टेप पे आते हैं प्रोग्रामिंग के। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई। एक्चुअल में आपका जो ओ लेवल सिलेबस है बहुत एडवांस सिलेबस है, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में भी पढ़ाता हूँ, वो बीटेक और एमटेक में भी पढ़ा चुका हूँ, इस समय पढ़ा भी रहा हूँ। तो वहां पे मैंने देखा है कि ये जो सिलेबस आपका ओ लेवल का है वो जॉब ओरिएंटेड सिलेबस दिया गया है। इसका हर एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग इस समय सबसे ज्यादा लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके बेसिस पे अलग से जॉब ले सकते हैं, आप कहीं जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का स्टार्टअप डाल सकते हैं। इतना अपने आप में एडवांस ये सिलेबस दिया गया है। तो देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप सीख जाएंगे तो क्या होगा, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट में बैकएंड में इसको भी हम यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं, आईओटी में जा सकते हैं, आईओटी के एप्लीकेशन भी आप पाइथन से डिजाइन कर सकते हो। इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। ओ लेवल में जैसे कि वेब डिजाइनिंग दिया गया, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है, इसकी रिक्वायरमेंट भी मार्केट में है। आप आईटी टूल का अगर सब्जेक्ट की बात करें जो फर्स्ट पेपर होता है, थोड़ा सा आज की क्लास हमारी ऐसी रहेगी जिसमें बहुत सारी इधर उधर की चीजें भी डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तब जब आप उसे पढ़ेंगे तो मन से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें याद रहेंगी। अब ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसने भी अच्छे से पढ़ के तैयार कर लिया होगा, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं भी जॉब कर सकता है, क्योंकि उसको फंडामेंटल नॉलेज हो गया होगा। अगर हम पेपर नंबर 4 की बात करें, आईओटी इस समय सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, इसको भी आपके ओ लेवल सिलेबस में रखा गया। तो ओ लेवल के जो चारों पेपर हैं ये जॉब ओरिएंटेड हैं। अगर आप इसको मन से पढ़ लेते हैं, चीजें सीख लेते हैं, तो इनके बेसिस पे भी आप मार्केट में जाके आप इनके सर्टिफिकेट के बेसिस पे या फिर आप इसके नॉलेज के बेसिस पे भी जॉब ले सकते हैं, प्लस आप अपना खुद का भी स्टार्टअप चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, किसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को अगर हमें कहीं भी सॉल्व करना है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, मीन सिस्टम के माध्यम से अब उसको ऑटोमेट करना है, तो हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वहां पे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब है एक ऐसा मॉडल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम पहले जो हमारी बसेस चलती थी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करने के लिए, तो उस टाइम पे हमें काउंटर पे जाके टिकट बुक करना होता था। आज की डेट में क्या होते हैं, ढेर सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पे जाके अपनी बस की टिकट बुक करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड। मान लीजिए इलाहाबाद से कानपुर किसी को जाना है और उसका कोई जानने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है, तो अमेरिका में बैठा हुआ पर्सन या कोई भी उसका फ्रेंड या फैमिली मेंबर अमेरिका से इलाहाबाद से कानपुर की टिकट बुक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है इसको अब ऑटोमेट कर दिया गया है। किसके माध्यम से?
कंप्यूटेशन मॉडल को अप्लाई करके। तो कंप्यूटेशन मॉडल बेसिकली है क्या, किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने के लिए हम कंप्यूटेशन मॉडल को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई टेक्निक डेवलप होती है उसके कई अलग अलग तरह के मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि हम डिस्प्ले यूनिट की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा सीआरटी टीवी पहले आता था, फिर इसके बाद एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, और इस समय क्या है, यूएसडी इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन जो डिस्प्ले आते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो वैसे जैसे कंप्यूटेशनल मॉडल है, तो रिसर्चर्स ने इस कंप्यूटेशनल मॉडल को किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह की रिसर्च के बेसिस पे इनके कई सारे ग्रुप्स बना दिए हैं। मींस अगर आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनमें से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी तक ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार सब चैट सेक्शन में बताएंगे। साउंड नहीं आ रहा है क्या, ऐसा है? प्लीज एक बार बताइए, आवाज आ रही है क्या आप सभी को? एक बार बताइए प्लीज, आवाज आ रही है क्या आप सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थियरी बेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, क्योंकि जब भी कोई थियरी बेस्ड टॉपिक होता है तो हम उसको मन से नहीं पढ़ते हैं। जब हम इसके चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे और चीजें वन बाय वन इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे, प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा। बट चैप्टर नंबर 1 और 2 थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये सिलेबस का पार्ट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो व्हाट इज कंप्यूटेशनल मॉडल? इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटेशनल मॉडल का यूज करते हैं। अब ये कंप्यूटेशनल मॉडल बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो आज की डेट में कई सारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, आप वहां पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपको कार पे बिठा के वो रोड पे कार सिखाने नहीं जाते हैं। उनके यहाँ पे एक सिमुलेटर होता है, आप उस पे बैठेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे जब आप सीख जाएंगे चीजें, फिर आपको रियल कार में बिठा के ड्राइवर आपको ट्रेनिंग देता है। तो जो सिमुलेटर्स होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए हम कंप्यूटेशनल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटेशनल मॉडल में जितनी भी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए बायो साइंस का हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है, या बायो साइंस की कोई भी प्रॉब्लम, मींस जैसे मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है मेडिकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें सीखना है और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें एक सिस्टम डेवलप करना है ताकि उस मेडिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो अगर हम ओवरऑल इसकी समरी की बात करें कि कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है, तो कंप्यूटेशनल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सिमुलेट करता है, या उनको ऑटोमेट करने के लिए हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा चेक करते हैं। ओके, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ, वॉइस की क्वालिटी सही नहीं होगी, वाकई आप सभी ने बिल्कुल सही बताया, गलती से माइक सेलेक्ट नहीं था। अब उम्मीद है आपको वॉइस क्लियर आएगी। तो अभी तक जितना भी हमने एक तरीके से आवाज जो भी आप तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होगी, तो अब आई होप आपको क्लियर आवाज मिलेगी। चैट सेक्शन में एक बार प्लीज बताइएगा, अभी आवाज क्लियर आएगी, ठीक है? तो कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थोड़े से डिटेल टॉपिक्स की बात करेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने ई बुक को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जल्दी आपको आपके कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए, कई सारे मॉडल्स डिजाइन कर दिए गए। जो कंप्यूटेशनल मॉडल हैं वो कई अलग अलग तरह से डिजाइन कर दिए गए। इनके कई टाइप्स हैं, जैसे सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल मॉडल के भी कई सारे टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आपको आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, तो कुछ चीजें आपको याद करनी है। जैसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा कंप्यूटेशनल मॉडल का टाइप नहीं है, तो आपको ये 3 टाइप याद होने चाहिए। इनमें से एक चौथा ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा जो इसका टाइप नहीं होगा। तो कहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको भी हम बीच बीच वो सारी चीजें आपको बताते रहेंगे, क्या आपको याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटेशनल मॉडल नहीं है, विच इज नॉट अ कंप्यूटेशनल मॉडल।
तो देखिए 3 मॉडल होते हैं, एक तो होता है सिक्वेंशियल मॉडल, आगे हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है फंक्शनल मॉडल और तीसरा होता है कंकरेंट मॉडल्स। तो ये 3 मॉडल्स होते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल, जिनको हम किसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन मॉडल्स को भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन मॉडल्स को भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब ये सब कैटेगरीज कौन कौन सी है उसको भी देखिएगा। सबसे पहला है सिक्वेंशियल मॉडल। सिक्वेंशियल मॉडल में भी 4 अलग अलग टाइप्स हैं। सिक्वेंशियल मॉडल में देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप हैं। सिक्वेंशियल, जैसा कि इसका नाम है, सिक्वेंशियल नाम का मतलब क्या है, किसमें चीजें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस अप्लाई किया जाता होगा कि पहले ये टास्क किया जाएगा, फिर ये टास्क होगा, फिर ये टास्क होगा, फिर ये टास्क होगा। इसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर या सीक्वेंस अप्लाई होता है, इसी वजह से इस मॉडल का नाम क्या रखा गया, सीक्वेंशियल मॉडल। इसके 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो है फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है, सीक्वेंशियल कंप्यूटेशनल मॉडल का एग्जांपल है या टाइप है। अब ये काम कैसे करता है, फाइनाइट स्टेट मशीन जो हमारा कंप्यूटेशनल मॉडल है, ये काम कैसे करता है। आप सभी ने ट्रैफिक लाइट जरूर देखा होगा। जब आप किसी चौराहे पे पहुंचते हैं तो आपने, अगर सिटी में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा। देखिए ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, पहले होता है रेड, फिर आता है ग्रीन और फिर येलो आता है। ये 3 कलर्स आपको दिखते होंगे। ये 3 कलर आपको दिखते हैं। अब इन कलर्स में देखिए क्या होता है। सबसे पहले लाइट क्या होती है, रेड होती है। रेड से फिर किस में आते हैं, ग्रीन में आते हैं। ग्रीन से फिर क्या होता है, येलो आता है। तो यहाँ पे जो फाइनाइट स्टेट मशीन होता है, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहा जाता है वैसे। तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या, यहाँ पे स्टेट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रैफिक लाइट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, रेड आएगा, दूसरा आएगा ग्रीन और तीसरा आएगा येलो। हालांकि आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगने वाला है क्योंकि थियोरेटिकल बेस है, तो चीजें कहीं ना कहीं बाउंस होंगी, बट आप इसको सुनिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है, इसमें स्टेट्स होते हैं। जैसे पहली स्टेट है, दूसरी स्टेट है, फिर तीसरी स्टेट है। मींस जब हमारी ट्रैफिक लाइट रेड होती है उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, ग्रीन स्टेट आती है। ग्रीन स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी, येलो स्टेट आएगी। और येलो स्टेट के बाद फाइनली कौन सी स्टेट आएगी, रेड स्टेट आएगी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि रेड के बाद सीधे येलो आ जाए, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही सारे स्टेट्स का सीक्वेंस सेट कर दिया गया है कि रेड लाइट जलेगी, फिर ग्रीन आएगी, फिर येलो आएगा और येलो के बाद फिर सीधे क्या हो जाएगा, रेड आ जाएगा। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये फाइनाइट स्टेट मशीन का होता है। इसमें हर एक स्टेट का सीक्वेंस या ऑर्डर पहले से प्री डिफाइंड होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पहले से इसके रूल्स सेट कर दिए जाते हैं। मींस अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं या फिर उसे सिमुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेजेस बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे और उन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को हम रूल्स में इंप्लीमेंट कर देंगे और फिर हमारी जो मैनुअल प्रॉब्लम है वो ऑटोमेट हो जाएगी। अप्लाई द कंप्यूटेशनल मॉडल को अप्लाई करके उसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हो गया। अगला है यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा। ये चीजें आपको समझनी है, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और आप सब प्लीज बताइएगा, जिनका भी कॉल रिक्वेस्ट आ रहा है थोड़ा सा होल्ड करिए, क्लास को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी ओवरऑल क्लास समझ में आ रही है, प्लीज एक बार हमें बताइएगा। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग और हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोर्स इनरोल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लेके आए। सौरभ 10 बजे की क्लास आफ्टरनून में नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मेरे कई सारे बैचेस हैं और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिसमें क्लासेस चलते हैं, तो हमने अभी सारे ग्रुप्स का टाइम स्लॉट सेट कर दिया है।
तो अभी आपकी जो 10 बजे की क्लास है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और 10 बजे ऑलमोस्ट सभी फ्री रहते हैं। चलिए पुश डाउन ऑटोमेटा का एग्जांपल देख लीजिए, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या उसको समझिए। अब पुश डाउन ऑटोमेटा भी एक सीक्वेंशियल कंप्यूटेशनल मॉडल का ही टाइप है। इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, जैसे कि आप कभी दावत में जाते होंगे, पार्टी में जाते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, जो प्लेट का स्टैक लगा रहता है इस तरीके से, और आज की डेट में क्या करते हैं, उसमें सेलोफिन ऊपर से चढ़ा देते हैं, मीन्स एक पॉलीथीन लगी रहती है। तो अब ये स्टैक रखा हुआ है, जब भी आप खाना खाने के लिए जाएंगे या डिनर करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहली जो सबसे ऊपर वाली प्लेट होती है उसी को उठाते हैं। कई बार क्या होता है, 2-3 दोस्त आते हैं खाना खाने के लिए वहां पे, और किसी एक ने प्लेट उठा ली, फिर 2 लोग कहते हैं नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं बाद में खाएंगे, तो वो क्या करता है, सबसे पहली जो प्लेट उसने उठाई थी वो प्लेट वापस वहीं पे रख देता है। तो ये क्या एक स्टैक होता है, स्टैक होता है। इसमें हमेशा या तो आप पुश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अगर आप इसमें पुश करेंगे तो मीन्स हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं इस तरीके से, और या तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, पुश एंड पुल। पुश से क्या होता है, इससे हम बाहर निकालेंगे, सॉरी पुश से हम इसमें डालेंगे, और पुल से क्या इससे बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए ऑर्डर ब्रेक नहीं होता है, इसमें ऑर्डर आप ये वाली प्लेट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा उसको रैप कर देते हैं, तो आप ये वाली प्लेट नहीं निकाल पाएंगे, यहां से भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। ये क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब ये सारी चीजें आपके सिलेबस में क्यों रखी गई, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट हम पाइथन पढ़ा देंगे, या फिर आपके सिस्टम आपके सिलेबस में अगर सिर्फ पाइथन होता और पहले चैप्टर से ही पाइथन स्टार्ट हो जाती और आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, तब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्निक्स काम करती हैं। तो इसी वजह से टॉपिक आपके सिस्टम में रखे गए, मीन्स आपके सिलेबस में रखे गए। अगला देखिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मशीन। अब ये रैंडम एक्सेस मशीन में क्या होता है, ये अगर कई सारे अलग अलग स्टेजेस हैं तो किसी भी स्टेज रैंडमली उसको सॉल्व कर सकता है। ये हमारी स्टेजेस हैं, इनको रैंडमली कहीं भी किसी भी स्टेप को उठा के उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये रैंडम एक्सेस मशीन हो गया। ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन ये भी सीक्वेंशियल कंप्यूटेशनल मॉडल का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपके पास क्या है, एक पेपर की बहुत बड़ी स्ट्रिप है, एक रोल मान लीजिए, ये इस तरीके का रोल है। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना पेपर आप इससे खींच सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने बना दिए, या फिर आप एक रूल बना देते हो कि यहाँ पे राइट में जाएंगे तो ये सिंबल बन जाएगा, लेफ्ट में जाके आपने कुछ और सिंबल बना दिया, या आप इस तरीके से मान लीजिए पेंटिंग करनी है, इसमें कुछ आपको डिजाइन करना है। एक आपके पास पेपर स्ट्रिप है जो बहुत लंबी है, जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने हैं, और इसमें कुछ रूल लिखे गए हैं कि हमारा लेफ्ट मूवमेंट होगा तो ये बनेगा, राइट मूवमेंट होगा तो ये बनना है, सीधा जाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ट्यूरिंग मशीन का हो जाएगा। मींस ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट को अगर यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसमें लेफ्ट राइट मूवमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं या लिखते हैं। पहले से रूल इसके लिखकर तैयार कर दिए जाते हैं। ये हो गया फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन। अब बात कर लेते हैं जो हमारा फंक्शनल मॉडल है उसके बारे में, कि फंक्शनल मॉडल हमारा कैसे काम करता है। तो ये हो गया फंक्शनल मॉडल। आप देखिए यहाँ पे फंक्शनल मॉडल में भी कई सारे अलग अलग टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे देखिए लेमडा कैलकुलस दे दिया गया, जनरल रिकर्सिव फंक्शंस दे दिए गए, कॉम्बिनेटरी लॉजिक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग सिस्टम हो गया। ये 4 पार्ट में भी यहाँ इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 अलग अलग लॉजिक को यूज करके आप किसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से लेमडा कैलकुलस क्या है, लेमडा कैलकुलस एक तरह से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज करके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए और बी 2 नंबर हमारे पास हैं, इनको आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड के लिए एक मेथड बना दिया गया
जिसको आप यूज कर सकते हैं 2 नंबर को ऐड करने के लिए। तीसरा एक मेथड बना दिया गया मल्टीप्लाई करने के लिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जिसमें लिखा गया a डिवाइड बाई b और मल्टीप्लाई बाई c। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे और इसको यूज कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेमडा कैलकुलस में क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके आप अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन डेवलप कौन करता है, ये हम खुद एज ए डेवलपर डेवलप करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसमें छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको यूज करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, जैसे आपको वेदर फॉरकास्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हमें वेदर फॉरकास्ट करना है कि आने वाले 10 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस बना देंगे, हम हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करेंगे, उस हिस्टोरिकल डेटा में जो हमारे पैटर्न्स आएंगे उनका अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस को लगा के फॉर्मूले लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक तरह के कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग हमने क्या किया, फंक्शन डिजाइन कर दिया। अब ये सारे फंक्शंस मिलके काम करेंगे तो हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। अगर एज अ प्रोग्रामर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं कि आप वेदर फॉरकास्टिंग के लिए एक प्रोग्राम बना दीजिए, एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बैकएंड में आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल मॉडल को अप्लाई करना पड़ेगा, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स तैयार करने पड़ेंगे और उन रूल्स को हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है जनरल रिकर्सिव फंक्शन। ये क्या होता है, रिकर्सिव का मतलब है ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल करता है, कॉल इटसेल्फ, ये अपने आप को खुद से कॉल कर लेता है। मान लीजिए आपको निकालना है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल सब जानते होंगे आई होप। फैक्टोरियल मतलब जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तब भी तो मतलब रिजल्ट वही आएगा, जो फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट आएगा उसको हम 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस बने होंगे जो उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आप के अंदर खुद को वो कॉल कर लेता है। और ये कॉन्सेप्ट आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में भी दिया गया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली उस टाइम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पाइथन को प्रैक्टिकल बेस में पढ़ रहे होंगे। ओके, नमस्ते, लेट हो गए कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं। अब ये अगला पॉइंट यहाँ पे कम्बिनेटरी लॉजिक्स। इसमें क्या होता है, कम्बिनेटरी लॉजिक्स में क्या होता है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, इसमें ब्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हमने यहाँ बना दिए, कुछ यहाँ पे बना दिए, कुछ यहाँ पे बना दिए, कुछ यहाँ पे बना दिए। आप इसको अगर एक छोटा सा रियल लाइफ प्रॉब्लम के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान में क्या है, अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं, हर एक सेक्शन में अलग अलग तरह के सेक्शंस बने हैं जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, इनको हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट सॉल्व करने के लिए इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे एक से ज्यादा रूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कई जगह पे कोई सिंगल रूल ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है, और कई बार हो सकता है ये सारे के सारे ब्लॉक्स मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग सिस्टम। यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका बदल जाता है। यहां पे क्या है, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना है, फिर ये करना है, अगर ये सिचुएशन आएगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, और अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही तो हमें ये वाला स्टेप लेना है। तो जस्ट यहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें कैसे पढ़नी है। तो बेटा ये आपके चैप्टर का मीन्स आपके सिलेबस का ही पार्ट है, और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोग्रामिंग सीख लेंगे डायरेक्ट और वहीं से सारा कुछ आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जो कहानी हम बता रहे हैं उसको एज अ स्टोरी समझ लीजिए, इससे कुछ बेसिक चीजें आपके माइंड में आ जाएंगे। हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका
आंसर जरूर दे पाओगे। एक है कंकरेंट मॉडल, यहाँ पे भी इसको भी 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया, तो इसको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका डिटेल थियरी हमने ई बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये सारी बुक्स जितनी भी आपको कोर्सेज में मिलती हैं वो हमारी खुद की लिखी हुई ई बुक्स हैं। ये कहीं से भी इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया गया डेटा नहीं होता है। आप चाहे आईटी टूल की बात करें, वेब डिजाइनिंग की बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग या आईओटी, इन सभी ई बुक्स को मैंने खुद से लिखा है और इसके पीछे कई कई महीने लगाए हैं। रात दिन एक करके हमने इन ई बुक्स को लिखा है और आपको यहाँ से कंटेंट जो मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन और टू द पॉइंट चीजें मिलेंगी। अननेसेसरी कंटेंट हम बिल्कुल भी अपने कोर्सेज में नहीं रखते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर के माध्यम से समस्या का समाधान। कंप्यूटर के माध्यम से समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे उसको देखिए। स्टार्टिंग में मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, अब एक बार रिकैप लेते हैं, उन टॉपिक्स को हम फिर से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और आप एक प्रोग्रामर हैं, आपको पाइथन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और आपके पास कोई पर्सन आता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में मैनुअल बुक इशू एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कहीं ना कहीं हमें टाइम लगता है, ये चीजें लॉन्ग टाइम तक उनको ट्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है बहुत अच्छे से, पाइथन आप बहुत अच्छे से आते हैं, तो क्या करेंगे, आप टेबल और सिस्टम के पास बैठ जाएंगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा। जी नहीं, कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें उसका डिजाइन तैयार करना होता है। एक और एग्जांपल रियल लाइफ से लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप एक चाहते हैं बहुत सुंदर सा आपको एक मकान बनाना है। क्या करना है? एक बहुत सुंदर सा मकान बनाना है। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल के आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई अच्छा सा एक मकान बनाना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट कॉल करते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है, आपका एरिया देखता है, मींस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने रूम्स चाहिए, कहां पर किचन होना चाहिए, आपको पार्किंग स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, कितने स्टोरी का बनाना है। आपसे पहले क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, फिर उसके हिसाब से उसने पूरा डिजाइन तैयार कर दिया कि यहाँ पर आपका ये रूम होगा, यहाँ पे आपकी गैलरी होगी, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे आपका वॉशरूम होगा और यहाँ पे आपकी पार्किंग एरिया होगी, ये आपका गेस्ट रूम होगा। ये सारी चीजें लेआउट करके वो डिजाइन करके दे देता है। अब आता ही आपने उसको बताया कि हमें इतने रूम चाहिए, इतने किचन चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो तुरंत पेपर उठाएगा, पेन उठाएगा और बना के दे देगा। उसको टाइम लगता है। उसने आपकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की और फिर अपना टैलेंट और अपना नॉलेज और अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है और इस टाइप का एक डिजाइन देता है, जिसको आप जब कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो बाद में आपको लगता है वाकई हमने जो डिसीजन लिया था बहुत अच्छा था। या फिर कई लोग आपके घर पे आएंगे, तारीफ करेंगे, पूछेंगे कौन से आर्किटेक्ट से आपने डिजाइन कराया था। तो यहाँ पे सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो एक मॉडल होता है SDLC। SDLC मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं। और भी कई सारे मॉडल्स हैं, बट उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे अभी। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं। एक वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, SDLC मॉडल होता है। तो जब हम डिटेल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है पूरा बीटेक में, तो जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें सारे मॉडल्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां पे वो बच्चा उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है? SDLC मॉडल का कॉन्सेप्ट है। SDLC मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बस ये आपको देखना है। बेटा अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, पढ़िए, चीजें आपको समझ में ना आए फिर बताइएगा। तो SDLC मींस इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। SDLC मॉडल में कई सारे फेजेस हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट एक्विजिशन या फिर रिक्वायरमेंट कलेक्शन। हम क्या करते हैं, जिस पार्टी के लिए या जिस पर्सन के लिए, जिस कंपनी के लिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उस कंपनी का पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर किस लिए चाहिए, कितने लोग यूज करेंगे, इस पे किस किस टाइप का काम होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, इसका यूजर बेस कैसा है, हर एक यूजर की एक्टिविटीज क्या हैं। उस सिस्टम को पहले समझते हैं कि आप मैनुअली कैसे काम कर रहे थे। मींस लाइब्रेरी जाएगा एक पर्सन,
जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है वो लाइब्रेरी की हर एक एक्टिविटी को देखेगा कि आप बुक को कैसे इशू करते हैं, बुक कितने दिन बाद रिटर्न करनी पड़ती है, अगर कोई भी लेट में रिटर्न करता है तो आप कैसे फाइन चार्ज करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैनुअल वर्क को पहले हम समझेंगे और फिर उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट कलेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सेकंड स्टेप होता है डिजाइनिंग। पहले रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट कर लिया, फिर अगले सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम डिजाइन तैयार करते हैं। पहला फेज हो गया रिक्वायरमेंट कलेक्शन, दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। अब डिजाइन में बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन बनते हैं, बट आपके सिलेबस में जो पार्ट है सिर्फ हम उसी का जिक्र करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेते हैं। हालांकि इसमें एक डिजाइनिंग की अलग से लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं यूएमएल, यूनिफाइड यूएमएल होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें ढेर सारे ड्राइंग्स बनाई जाते हैं, जैसे यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, यूजर इंटरफेस डायग्राम। तो ढेर सारे अलग अलग डिजाइन बनते हैं, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके सिलेबस का जितना पार्ट है सिर्फ उतना आपको ध्यान रखना है। तो पहला फेज क्या होता है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, दूसरा फेज होता है हमारा डिजाइनिंग, तीसरा फेज होता है कोडिंग, यहाँ पे कोडिंग करेंगे, तीसरा फेज हो गया, और चौथा फेज होता है डिप्लॉयमेंट, और इसी में हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इसी में हम चाहें तो जो अपग्रेडेशंस होते हैं या मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो कोडिंग के बाद सीधे इंप्लीमेंट, कोडिंग हो गया, फिर यहाँ पे टेस्टिंग कर देंगे और डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, मीन्स उस सॉफ्टवेयर को हैंडओवर कर देंगे, किसको, क्लाइंट को, जो हमारा क्लाइंट था। तो आपको देखिए यहाँ पे एसडीएलसी में कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है, दूसरा फेज, तीसरा फेज और ये चौथा फेज। इट मीन्स अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से, तो स्टार्टिंग ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। इस जगह पे अगर आप बैठ गए, मान लीजिए आपको घर बनाना था और आपने क्या किया, पहली छत, फर्स्ट फ्लोर की छत डलवा दी, और फिर आप आर्किटेक्ट को बुलाते हैं कि मैप बना दीजिए, डिजाइन बना दीजिए, हमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल होगा। वैसे यहाँ पर भी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पहले से कोडिंग करने बैठ जाएंगे, लैपटॉप लिया और प्रोग्राम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले बनाना क्या है, उसका नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, उसके बारे में चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी एरिया का हो सकता है कि वो बायो इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है या बायो इंजीनियरिंग का कोई एरिया है जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हमें वहां से नॉलेज एक्वायर करना है कि एक्चुअल में वो लोग मैनुअली कैसे वर्क करते हैं। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिर यहाँ पे डिजाइनिंग फेज आएगा, और फिर हमारा तीसरा फेज होता है कोडिंग, और चौथा फेज होता है चौथा फेज होता है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। तो ये 4 फेज काम करते हैं। मींस कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं हम लोग, एसडीएलसी मॉडल को अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बस आपको इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, और बाकी डिटेल थियरी हमने इसमें दे रखी है जो कि आपके कोर्स में एडेड है, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। हाँ, जब भी टाइम मिलता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो इन ई बुक्स को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हाँ कुछ और मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझे। जो हमने एसटीएलसी का पहला फेज बताया है उसमें क्या है, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि इसमें एक्चुअली में ये मैनुअल प्रोसेस कैसे काम करता है या मैनुअली सिस्टम कैसे काम करता है, उसको हम पहले क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, आप में से कई बच्चे कॉल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी कॉल हम लास्ट में एक्सेस करेंगे, जो भी क्वेरीज हैं उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को पहले हम समझ लेंगे कि काम कैसे करना है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या चीजें और ध्यान रखनी है, जब आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं यूजर से जिसको सिस्टम को यूज करना है, तो हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है।
पहली बात तो जब हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट बना रहे होंगे तो आपको कई सारी चीजें ध्यान देनी है। पहला तो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या करेंगे डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे, लिखेंगे कि ये सिस्टम मैनुअली कैसे कैसे वर्क करता है, इसके कौन कौन से स्टैक होल्डर्स हैं, कितने यूजर हैं और उनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो हम डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले डिस्क्राइब करेंगे इन क्लियर वे। आपको बहुत साफ सुथरा वर्डों में उस डिस्क्रिप्शन को लिखना है जो जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर कंप्लीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ आधा अधूरा। आज हमने एक स्टैक होल्डर से चीजें कलेक्ट कर ली और 2-4 को हमने छोड़ दिया और सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तीसरा आएगा कहेगा नहीं मेरा काम करने का तरीका ये है और हम ये चीजें ऐसे से मैनेज करते हैं मैनुअली, तो ऑटोमेट करने के लिए आपको ये भी इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसके दो मतलब निकलते हों, ऐसा वर्ड। अब कुछ लोग अननेसेसरी दिमाग लगाएंगे, अनएम्बिगुअस का मतलब ऐसा वर्ड जिसके दो मतलब निकल रहे हो, ऐसे वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे वर्ड हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, आप ये खुद से प्रोनाउंस कीजिए और देखिए इसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं। एक तो मतलब है कोई पर्सन है जिसको हम कह रहे हैं इसको मत रोकिए, जाने दीजिए। और अगर हम दूसरे सेंस में देखें रोको मत जाने दो, तो उसका मतलब यह है कि उसे रोकिए मत जाने दीजिए। तो वर्ड एक ही है बट इसके डबल अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आप किस रेफरेंस में क्या सोच रहे हैं, हो सकता है आपने जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दी, जब प्रोग्रामर उसको इंप्लीमेंट करेगा तो हो सकता है उसको समझ में आए कि यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना था, जबकि आप क्या चाह रहे हैं, पहले इसमें इसको आप ऐड करना चाह रहे हैं, फिर इसमें माइनस करना चाह रहे थे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे। तो हो सकता है प्रोग्रामर को ये समझ में आ जाए और उस समय जब आप स्टेटमेंट लिख रहे थे उस स्टेटमेंट में आपने कुछ ऐसा लिखा, आप समझ रहे थे कि इस तरीके से प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करेगा बट उसने इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, तो क्या होगा, फाइनली जो आप रिक्वायरमेंट जो भी आप आउटपुट चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्युइटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन हमारे एनालिसिस रिपोर्ट में अलाउड नहीं है, अदरवाइज कहीं ना कहीं सिस्टम सही से डेवलप नहीं होगा और लास्ट में जाके हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला यूनिट थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पे नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है। तो जब भी हम कुछ थियरी पढ़ते हैं और कुछ नया सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं और हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता है तो थोड़ा सा लगता है बोरिंग। अगला पार्ट देखिए, जैसे एसडीएलसी में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिजाइन एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम मीन्स हम यहाँ पे डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। और डिजाइनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्गोरिथम लिख लेंगे। एल्गोरिथम को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा रहता है और जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, इस तरह के सिंबल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है या फ्लो चार्ट क्या है, इसका यूज क्या है और कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डिजाइन होगा, डिजाइन अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम का जो हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है उसको हम डिजाइन करेंगे ताकि उसकी डिटेल को समराइज किया जा सके। हो सकता है आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली और एक ढेर सारी 2000 पन्ने की बुक बन गई। अब ये बुक ले जाके हम टेबल पे रख देते हैं किसके पास, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, तो उसको रीड करके वो कभी समझ नहीं पाएगा कि हमें सिस्टम कैसे डेवलप करना है, क्योंकि कई कई दिन कई कई महीने उस प्रॉब्लम को रीड करने में चले जाएंगे। तो उस बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जब ग्राफिकल फॉर्म में कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसको समझना बहुत ईजी रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको दिखाना है यहाँ पे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ट बना दिया कंप्यूटर, फिर यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बना दी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमने यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के टाइप बना दिए, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और माइक्रो कंप्यूटर। तो अब आपको ये वाला ग्राफ देख के हमेशा याद रहेगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर किस टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या क्या हैं।
बट अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख के दे दें कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो हो सकता है आप उसको समझने में आपको टाइम लगेगा और वो चीजें आप इतनी जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो डिजाइन करेंगे, इसके लिए हम अलग अलग डिजाइनिंग टूल्स यूज करते हैं, प्लस इसके अलग अलग डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम, यूज केस, एक्टिविटी, सीक्वेंस, ये सब क्या होते हैं, डिजाइनिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब देखिए, डिप्लॉय कंप्यूटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सॉरी, डेवलप अ कंप्यूटर प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम। यहां पे हमें क्या करना है, डेवलप अ कंप्यूटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब यहां से इंप्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट होगा, मींस हम यहां से क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके फंक्शंस बनाएंगे, उसको पूरा कोड करके उस सॉफ्टवेयर को तैयार करेंगे। तो ये हमारा तीसरा फेज होता है जो एसडीएलसीएम हमने समझाया था। तो ये पार्ट था हमारा कंप्यूटर सोल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखिए, एल्गोरिथम। तो आज के लिए बस हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि पहली क्लास थी, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लेट हुई है, बट कोई नहीं, कई बार चीजें सेट करने में थोड़ा बहुत होता है। बट आगे की जो क्लासेस होंगी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी अलग तरीके से हम इस बार पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा हमारे पीएचडी का कुछ हमारा काम चल रहा था, तो मैक्सिमम क्लासेस हमने बहुत कम क्लासेस की थी लास्ट टाइम पे। बट इस बार आपको प्रॉपर तरीके से हर एक क्लास बहुत डिटेल में और अच्छे से मिलेगी। इस बार हमने चैप्टर नंबर 3 से जो कंटेंट आपको मिलना स्टार्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके का डिजाइन किया है, जिससे आपको पढ़ने में समझ में आएगा और चीजें भी आपको प्रॉपर तरीके से याद रहेंगी। क्योंकि मेरा इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम चाहते हैं कि जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है उसमें चीजें आपको उसके हिसाब से तैयार कराई जाएं। बहुत ज्यादा बल्कि कंटेंट आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, टू द पॉइंट चीजें होंगी जिससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो आज की इस क्लास में बस यहीं तक रखेंगे। और जिन बच्चों ने हमारा आईओटी का कोर्स एनरोल किया है, आप 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। 10 बजे आईओटी की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बहुत बेस्ट तरीके से हमने रीडिजाइन कर दिया है, क्योंकि इस बार हमारे पास थोड़ा सा टाइम था और लास्ट सेशन में हमने क्लासेस बहुत कम की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो इस बार आप एंजॉय भी करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे और अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए कुछ लोगों की कॉल रिक्वेस्ट ले लेते हैं। यस राधिका, प्लीज बताइए आपकी क्या क्वेरी है। राधिका प्लीज बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है यहां तक। आशीष कुमार बताइए प्लीज। किसी की भी आवाज नहीं आ रही। यस अरविंद बताइए। आप में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। यस प्रांशु श्रीवास्तव प्लीज बताइए। और राधिका देखिए, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश में भी बिल्कुल। सस्ती जो ये वाली ई बुक है वो आपके कोर्स में दिखेगा, अभी वहाँ पे हिंदी में था और इस बार मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। जल्दी आपके बैच में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको दोनों तरीके का कंटेंट मिलेगा, बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और प्लीज आप में से जितने भी लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में ओवरऑल आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज आप हमें सजेस्ट जरूर करिए। यस प्लीज जल्दी से बताइए। टाइमिंग 6 बजे ही रहेगी, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे सारे बैचेस की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। एक बैच का टाइम चेंज करेंगे तो सारे के सारे बैच डिस्टर्ब होंगे। यस प्लीज सिद्धार्थ बताइए, क्या क्वेरी है आपकी। हेलो। यस सिद्धार्थ प्लीज बताइए।
सर जो आपने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाला जो मॉडल बताया है, हाँ, उसमें सर सूर्या सर ने 7 फेजेस बताए थे। देखिए इसके बेसिक 4 फेजेस होते हैं। अब इनके जो फेजेस हैं उनको और अलग अलग स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट वाला जो फेज होता है उसमें टेस्टिंग भी हमने एक में ही कंसीडर किया है, उसमें अपडेशन भी उसी फेज में कन्वर्ट कर लिया है, और डिप्लॉयमेंट भी वहीं पे कर लिया। तो जो लास्ट फेज होता है उसमें ही 3 स्टेप होते हैं, बट जो हमारा एसटीएलसी मॉडल है उसके बेसिक 4 स्टेप होते हैं। उसको सब स्टेप में डिवाइड करके उसके कुछ बुक्स में आपको 6 दिखेंगे, कुछ में 7 दिखेंगे, और कुछ बुक्स में 7 से ज्यादा भी दिख सकते हैं। बट इसके एक्चुअल में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा डिजाइनिंग, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा होता है डिप्लॉयमेंट। तो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये 4 फेजेस लिखेंगे। क्लियर हो ओके गया सर। सर? ओके सर, थैंक यू सर। यस अरविंद बताइए। अरविंद आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज देखिए आपका माइक माइक या तो म्यूट होगा या फिर आपने ऐप में माइक को परमिशन नहीं दिया है। देवकी नंदन गौतम जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो। यस प्लीज बताइए। हाँ सर, जैसे कि आप है ना शाम के टाइम जो क्लास करते हो इसको दोपहर में नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, एक्चुअली हमारे सारे बैचेस की टाइमिंग पहले से फिक्स है। अगर आप किसी वजह से लाइव देख नहीं पाएंगे तो रिकॉर्डिंग 1 घंटे 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक क्लास कोर्स में ऐड हो जाता है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके सर, ओके। यस जूही बताइए। एक बार प्लीज आप सब चैट सेक्शन में बताइए आज की क्लास कैसी लगी। यस जूही आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। हेलो सर। यस यस प्लीज बताइए। तो ये कह रहे थे कि जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो अभी क्लास हो रही है लगभग 1 से 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस होके आपके कोर्स में ऐड हो जाएगी। वहां पे एक लाइव क्लास रिकॉर्डिंग करके फोल्डर दिखेगा, उसमें सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके सर, ठीक है सर। ओवरऑल क्लास थी। कैसा लगा आज का क्लास? चीजें प्रॉपर समझ में सर आ रही अच्छी हैं? थी, पर मुझे नींद आ रही थी। ठीक है, होता है थ्योरी क्लासेस में ऐसे ही। यस अरविंद प्लीज। जैसे कि ये हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो उसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो हमने अभी जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए थे उस टाइम पे लगभग कई कई घंटे हमने लगातार करके एक सिस्टम डेवलप किया था, जो हमने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। gyanxp.com पे जाना और वहां पे आपको वो टूल मिल जाएगा। चलिए 1 मिनट आपको दिखा देते हैं कहाँ से जाके, मोबाइल पे भी जाके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके। बताते हैं प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने के लिए जो बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है खास तौर पे उनके लिए हमने इस सिस्टम को डेवलप किया था, और इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की थी। आप इस वेबसाइट पे जाइए, नीचे जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिखेगा ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम, ये आपको टैब दिखेगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। इस जगह पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आईटी टूल्स है, ये अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, अंडर मेंटेनेंस। इसको हम डेवलप कर रहे हैं, जब डेवलप हो जाएगा तब इसको भी लाइव कर देंगे। अब आपको मोबाइल फोन पे वेब डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। पाइथन प्रोग्रामिंग की करनी है तो जस्ट आप यहाँ पे कर लीजिए, और इस पे क्लिक करते ही आपका सॉरी बाय मिस्टेक दूसरी जगह पे क्लिक हो गया है। तो ये आपका पाइथन का हो गया। हालांकि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपना कोई भी कोड यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, और आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पाइथन का कोई दूसरा कोड करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, LST यहाँ पे आएंगे इधर, और इस जगह पे आपको मान लीजिए लिस्ट बनानी है, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। लिस्ट क्या है अभी परेशान मत होइए, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे 1,3,6,8,9 इस तरीके से हमने एक लिस्ट बना दी। ये लिस्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे हम चाहते हैं कि 3 और 6 हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज कर लेंगे।
ये आप जस्ट मोबाइल फोन पे ऐसे टाइप कर सकते हो। वेबसाइट ओपन करो और मोबाइल फोन पे टाइप कर लो। वहां पे हमने लिखा LS, ब्रेसेस लगाए, हमने क्या किया यहाँ पे 3 और 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 1 कॉलन 3 कर दिया, और हम क्या करेंगे जस्ट यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे। कुछ गलत हो गया लिखने में, अच्छा ठीक है, LST का यहाँ पे पूरा LST होता है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम LST दिया था। रन पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे 3 और 6 आ रहा है, ये दिख रहा होगा। तो बस ऐसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो मोबाइल फोन पे। जिनके पास लैपटॉप है, और कई बार क्या होता है पुराने लैपटॉप हैं जिसमें विंडोज 7 पड़ा हुआ है, तो उनके पाइथन इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से ढेर सारे प्रोग्राम करिए फ्री में, कुछ नहीं करना है। तो क्लियर हो गया अरविंद? यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। ओके, और किसी का कोई रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी से पूछिए, क्लास को ओवर करते हैं। और जिन लोगों ने IoT का बैच ज्वाइन किया हुआ, प्लीज आप 10 बजे हमारे साथ कनेक्ट होइएगा। किसी का भी कोई भी क्वेरी है बताइए जल्दी से। थैंक यू सो मच। क्लास की रेटिंग कुछ लोग 5+ कर रहे हैं। यस, बिल्कुल रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और ई बुक में अभी जो आपके कोर्स में ई बुक हमने ऐड की है वो हिंदी में है, और अब इस समय जो हम ई बुक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आपको मिल जाएंगी। तो अभी जो इस समय हम बुक प्रोवाइड करेंगे आपको, वो बाइलैंग्वेज होगी। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ट्रांसलेट कर दी, तो अब आपको बाइलैंग्वेज मिल जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीजें और भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लास्ट टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपने कोर्स वर्क में, PhD का हमारा कोर्स वर्क चल रहा था। चलिए फिर मिलते हैं IT टूल की क्लास में, IoT की क्लास में रात में 10 बजे। थैंक यू सो मच, और आप सब कल फिर से जुड़िए शाम को 6 बजे पाइथन प्रोग्रामिंग में। और कल का टॉपिक क्या है वो भी समझ लीजिए। कल हम एल्गोरिथम पढ़ाएंगे और फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप सब इन दोनों टॉपिक्स को पहले से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिए, जो हमने ई बुक प्रोवाइड की है उसको आप उसी से ओपन करके पढ़ लीजिए। जब आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, जब हम चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको बेटर तरीके समझ में आएगा। तो आगे से ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले होंगे आपको हम बता देंगे, उस टॉपिक को आप ई बुक से पहले से रीड करके आइए, फिर जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आपकी क्वेश्चन भी होंगे ढेर सारे, कहीं ना कहीं कुछ आपने पढ़ा होगा तो आप पूछेंगे सर ये क्या था वो क्या था। यस नीतीश कुमार बताइए। यस नीतीश प्लीज। आशीष, किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में ये पूरी बुक अवेलेबल है। जिससे अभी हम पढ़ा रहे हैं ये बुक आपके कोर्स में एडेड है। आप यही मोबाइल फोन पे ओपन करिए, कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस समय सभी के पास मोबाइल की स्क्रीन अच्छी बड़ी साइज की होती है। अननेसेसरी पेपर वेस्टेज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप इस ई बुक को ओपन कर लीजिए, और प्रॉपर तरीके से रीडेबल होती है। अगर आप इसको मोबाइल फोन पे ओपन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से रीडेबल है, इंटरेक्टिव वे है। कहीं भी आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे वो टॉपिक सीधे खुल जाएगा। तो आप इससे पूरा सिलेबस तैयार करिए, बाहर से कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ऑल ऑफ यू कैन लीव, क्लास ओवर करते हैं। यस सिद्धार्थ। इसकी सर बुक भी है क्या? ये जो बुक है ई बुक, ये सर ऑफलाइन में मिल जाएगी? नहीं, ऑफलाइन नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये मेरी इस समय 4 बुक्स पब्लिकेशन हाउस में पढ़ी हैं, और मे भी ओ लेवल का सिलेबस कुछ दिनों बाद थोड़ा सा चेंज होने वाला है, बट अभी डरने की जरूरत नहीं। और ये पब्लिकली अभी ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको होल्ड कर रखा हुआ है। क्योंकि एक बार अगर प्रिंट हो गया, मान लीजिए इसकी हमने 10,000 5,000 कॉपी प्रिंट करा ली, और थोड़ा सा भी माइनर सा सिलेबस में अगर चेंज आ जाएगा, तो हमारी सारी की सारी कॉपीज डंप हो जाएंगी। इसी वजह से अभी पब्लिकेशन हाउस में हमने इसको होल्ड कर रखा हुआ है, तो मार्केट में भी नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल। प्लीज आप सब नेक्स्ट क्लास शाम को 6 बजे कल जरूर जुड़िए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।